तन की तड़प मन को गुनहगार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। मत छेड़ो बागवा में सोए हुए शेर को, छेड़छाड़ शेर को खूंखार बना देती है। साथियों, जय जय सिया राम। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद की। उम्र के चौथेपन में प्राप्त इस अप्रत्याशित राजनीतिक सफलता के अतिरेक को वह संभाल नहीं पाए और वह गुनाह कर बैठे जो गुनाह एक ऐसे कह सकते हैं कि नाकाबिले माफ़ी है, जिसकी कोई क्षमा नहीं है। और इस गुनाह ने उनके लगातार सनातन को छेड़ते रहने ने, उनके सनातन के प्रभु श्री राम के रामलला के अयोध्या पर छेड़छाड़ ने एक सोए हुए शेर को जगा दिया। वह शेर हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अवधेश प्रसाद को सबक सिखाने की ठानी और खुद को मिल्कीपुर का प्रभारी बना लिया। प्रभारी इस संदर्भ में कि मिल्कीपुर उपचुनाव को जिताने के लिए उन्होंने कमर कस लिया। अवधेश प्रसाद की गलती यह है कि उन्होंने अयोध्या को प्रतिनिधित्व देने के बजाय अयोध्या के नाम पर खुद का चेहरा चमकाने की कोशिश की और योगी ने संकल्प कर ही लिया कि वह समाजवादी अवधेश द्वारा अवध नरेश रामलला के अपमान का बदला सूद समेत वसूल करेंगे और मिल्कीपुर के उपचुनाव में प्रभारी बनकर अपने उस संकल्प की सिद्धि में लग गए। योगी अपने स्तर से तमाम व्यूह रचना के साथ साथ न सिर्फ स्वयं मिल्कीपुर को साधने के लिए दौरे करने लगे, बल्कि अपने सहयोगियों को भी लगा दिया। अब अयोध्या के हार से खार खाई पूरी बीजेपी मिल्कीपुर में अवधेश के वर्चस्व को खत्म करने में लगी है। तो अवधेश प्रसाद सांसद बनने के बाद गलती दर गलती करते रहे, अब परेशान हैं, बैकफुट पर हैं, तो वहीं योगी उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। योगी के विजय के फार्मूले पर, उनके विजय के मंत्र पर, उनके विजय के सूत्र पर चर्चा करें उसके पहले जल्दी जल्दी एक बार अवधेश की गलतियों पर निगाह डाल लें जो उन्होंने सांसद बनकर की। तो कुल 10 गलतियां हम यहाँ गिनाएंगे, हालांकि वो और हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो 10 प्रमुख गलतियां जानिए। पहली गलती यह थी कि सांसद बनने के तुरंत बाद ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा उन्होंने रामनामी पटके पर उल जुलूल बयान दिया और यह बताया कि उन्होंने इसे बेमन से धारण कर लिया है किसी का मन रखने के लिए, बाकी उनकी विचारधारा स्पष्ट है। दूसरा उन्होंने किया कि संसद में जब खुद को अयोध्या का राजा बताया गया, अखिलेश यादव ने उन्हें अयोध्या का राजा कहा, तो उनके चेहरे पर धृष्ट मुस्कान थी, कुटिल मुस्कान थी। होना यह चाहिए था कि उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए था उसी समय कि अयोध्या के राजा तो प्रभु श्री राम हैं, वह तो श्री राम के सेवक हैं, अयोध्या की जनता के दूत के रूप में देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे हैं। लेकिन वह मुस्कराकर उसको स्वीकार कर ले गए, मौनम स्वीकारेति लक्षणम। तीसरी जो उनकी बड़ी भूल है कि मजार पर चादर चढ़ाकर मुग्ध भाव से, मुक्त कंठ से पीर फकीर की शान में कसीदे पढ़ते रहे। वह भूल गए कि अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने रामनामी पटके पर विचारधारा का लंबा भाषण दिया है, तो चादर कौन सी विचारधारा का प्रतीक है। चौथा गुनाह अवधेश का यह रहा कि भदरसा रेपकांड में DNA टेस्ट की फूहड़ मांग की और निंदा जब की भी मजबूरन, तो स्वर बड़ा मिमियाता रहा, घिघियाता रहा। डर था कि PDA का ए नाराज न हो जाए और भदरसा से मिलने वाली चंदे की मोटी रकम रुक न जाए, पैसा मिलना बंद न हो जाए। तो मोहित खान के लिए सीधे सीधे निंदा के 2 शब्द भी नहीं फूटे। पांचवें गुनाह की बात करें अवधेश प्रसाद की, तमाम अन्य घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया न करना। क्षेत्र में तमाम आपराधिक घटनाएं हुई जिसमें रेप दुराचार की भी घटनाएं थीं और न्याय हित में एक्शन का अभाव रहा। यहाँ तक कि लेट लतीफ़ रहे और मुंह से बोल नहीं फूटते थे, अवधी हिंदी भूल गए, अंग्रेजी में गिटपिट करते थे। छठी बात करें, अयोध्या को बदनाम करने के विपक्ष के एजेंडे का अग्रदूत बन गए।
अयोध्या को बहुत तरीके से बदनाम किया, जिससे क्षेत्र के लोग आहत हुए। क्योंकि क्षेत्र के लोगों को वस्तु स्थिति पता थी, वह अयोध्या को अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख रहे थे और विपक्ष के बदनामी के एजेंडे पर हतप्रभ थे। उनको आक्रोश इस बात का था कि अवधेश भी उस एजेंडे का हिस्सा थे, यहाँ यह मौन भी रह सकते थे। सातवां, आज तक अवधेश प्रभु रामलला के दर्शनों के लिए नहीं गए, बल्कि चादर चढ़ाने पहुंच गए। अगर हम आठवां गुनाह अवधेश का बताएं तो अपनी वर्षों की बनाई हुई सोशल इंजीनियरिंग, जिसके बल पर यह सफलता के नए नए पैमाने गढ़ते रहे और उस सोशल इंजीनियरिंग को पीडीए के व्यामोह में ध्वस्त कर बैठे और वह सारी बातें की जिनसे उनके ऐसे साथी नाराज़ हुए जो इनके पीडीए के फ्रेम में फिट नहीं हो पाते थे। और पीडीए के फ्रेम में फिट होने की बात अगर करें तो इसमें डी यानी दलित के लिए भी इनके मन में कोई आत्मीयता नहीं दिखी और यह सिर्फ फर्ज अदायगी करते दिखे, क्योंकि समाजवादी राजनीति में शायद यही इनको विरासत में मिला था। नौवां गुनाह यह रहा जिससे इनकी पार्टी का आधार वोटर ही इनसे सरका हुआ है, छिटका हुआ है। एम वाई फार्मूले पर यम पर तो इनका फोकस रहा, लेकिन वाई की जानबूझकर उपेक्षा करते रहे। 10वां गुनाह परिवारवाद। पुत्र अजीत को भी अपनी विरासत सौंपने की जद्दोजहद में इतने आतुर और आकुल हैं कि और कुछ सोच नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, जबकि अजीत में राजनीतिक चातुर्य, राजनीतिक गुण और राजनीतिक घुलनशीलता का सर्वथा अभाव लोगों को दिखता है। लोग उनसे जुड़ना नहीं चाहते। यह तो वह 10 गुनाह हुए जो सांसद अवधेश ने अपने सांसद बनने के 3 महीने के कार्यकाल में कर डाले। लेकिन यह रहे अगर अवधेश के गुनाह या यह अगर है अवधेश की भूल, तो योगी कैसे चटाएंगे धूल, कैसे खिलेगा कमल का फूल, कैसे सिखाएंगे राजनीति का मर्म और मूल। अर्थात योगी फैक्टर कैसे काम करेगा, आइए यह भी समझते हैं। यह फैक्टर भी कैसे काम करेगा इसको 10 बिंदुओं में समझें। तो पहला तो यह है कि योगी बाबा के स्वयं हस्तक्षेप से, यानी योगी के स्वयं प्रभारी बन जाने से यहाँ पर अधिकारियों कर्मचारियों का भी फोकस हुआ है और आम जनता के वह सारे काम, वह सारे हक, वह अधिकार, वह उनके जो प्रयोजन जो वर्षों से या महीनों से नहीं सिद्ध हो पा रहे थे या उनका काम नहीं हो रहा था, वह अधिकारी अब उनकी चौखट पर ही जा कर के कर दे रहे हैं और जनता का भला हो रहा है। जनता इस चीज़ से गदगद है और वह योगी को आशीष दे रही है, योगी से जुड़ रही है। दूसरी बात करें कि सीएम योगी ने मिल्कीपुर के जो तमाम दौरे किए या फिर शासन से वहीं बैठे बिठाए लखनऊ में विकास की तमाम योजनाओं की सौगात दे डाली और विकास की इन योजनाओं के सौगात मिलने से मिल्कीपुर वासी योगी के मुरीद बनते दिखाई दे रहे हैं। तीसरा जो मंत्र है विजय का, जिससे योगी को सफलता मिलेगी, कि योगी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश जगा है, वह उनमें एकजुटता आई है, वह दुगने तिगुने जोश के साथ प्राण प्रण से मिल्कीपुर विजय की किलेबंदी में जुट गए हैं। जबकि अभी प्रत्याशी तक घोषित नहीं है, लेकिन वह योगी को ही प्रत्याशी मानकर लगे हुए हैं। चौथा जो सूत्र है योगी का विजय का, कैसे विजय मिलेगी, कि योगी के आने के बाद चूँकि वहाँ पर 25-26 लोग टिकट मांग रहे हैं। आमतौर पर यह होता है कि एक को जब टिकट मिल जाता है तो अन्य जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं या विपक्षियों से मिल जाते हैं या फिर हराने की व्यूह रचना में लग जाते हैं। यह चीज़ मिल्कीपुर में नहीं होगी क्योंकि योगी स्वयं प्रभारी हैं, अर्थात भीतर घात नहीं होगी और न ही कोई कार्यकर्ता, कोई उम्मीदवार जो अब आज टिकट की दौड़ में है वह निष्क्रिय होगा। सभी लोग प्राण प्रण से विजय में जुटेंगे। पांचवा क्या है कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा का व्याप्त होना,
क्योंकि उनका मानना है कि उपचुनाव है, स्वयं प्रदेश के मुखिया मुकाबले में उतर गए हैं और प्रदेश का मुखिया जब योगी जैसा हो, जो जो कहता है वो करता है, वह संकल्प के प्रति समर्पित हैं और उसकी सिद्धि के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं में हताशा व निराशा भी है। छठा सूत्र जो विजय का है वह है कि आम जनता में उत्साह है। आम जनता में इस बात का उत्साह है कि स्वयं प्रदेश का मुखिया स्वयं योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के विजय के लिए मिल्कीपुर के आंगन में उतरे हैं, खड़े हैं और अब जिम्मेदारी मिल्कीपुर की है। अगर हम सातवीं बात करें विजय मंत्र की बात, तो इससे जब स्वयं योगी आदित्यनाथ यहाँ पर प्रभारी हैं, वह सारी व्यवस्था को देखेंगे, उनकी जिम्मेवारी है, तो प्रत्याशी को बल मिलेगा, उसके पास पूरा समय होगा कि उन लोगों के बीच जा कर के घुल मिल कर के और अपना प्रचार कर सके। उसे रूठों को मनाने में, उसे कार्यकर्ताओं को सहेजने में अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। आठवीं बात करें तो जिले का संगठन, समूचे जिले का संगठन भी पूरी ऊर्जा के साथ, दक्षता के साथ, क्षमता के साथ मिल्कीपुर विजय के लिए जुटेगा और इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं पर भार कम होगा, लोड कम होगा और सभी लोग मिल कर के विजय मंत्र फूकेंगे, विजय का शंखनाद करेंगे। नौवां जो बिंदु है वह है कि मीडिया का फोकस, चूँकि स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ इन्वॉल्व हैं, स्वयं योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर विजय के लिए व्यूहरचना कर रहे हैं, वह उनका क्षेत्र है, उनकी जिम्मेवारी है, तो मीडिया का फोकस मिल्कीपुर पर अधिक रहेगा और मीडिया का फोकस होने के नाते लोगों को सब चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी और जागरूकता रहेगी और इस नाते भी विजय आसान हो जाएगी। 10वीं बात करें तो योगी आदित्यनाथ के लिए साधु संत समर्पित रहते हैं। साधु संतों की पूरी टीम योगी के आह्वान पर, योगी के अनुरोध पर मिल्कीपुर में विजय का लक्ष्य साधने उतरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और ऐसे में विजय मुश्किल नहीं होगी। साथियों, यह वह चीज़ें हैं, ये वो 10 मंत्र हैं, 10 सूत्र हैं जिससे मिल्कीपुर विजय आसान हो जाएगी। अवधेश भी इन चीज़ों को बखूबी समझ रहे हैं। अवधेश के लिए बस इतना सा कहना है कि करता था तो क्यों किया, कर पीछे पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। साथियों, आप सब पर प्रभु रामलला सरकार की कृपा बनी रहे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप सबको सादर जय जय सिया राम।